हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल्व। आज आपका नया सब्जेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है, दैट इज़ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके टेक्निकल पोर्शन में। इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं हम कोशिश करेंगे सारे ही कवर करने की। तो जो पहला टॉपिक आज हम पढ़ेंगे रॉ वाटर इंजीनियरिंग में कुछ फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है किसी भी टाइप के एग्जाम्स के लिए, चाहे वो आप जूनियर इंजीनियर के लिए ले लें, चाहे आप असिस्टेंट इंजीनियर। एनवायरनमेंट के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं और कन्वेंशनल दोनों ही बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें आप डिस्कस करेंगे पहले रॉ वाटर इंजीनियरिंग के बारे में, कैसे जो है रॉ वाटर क्या होता है, उसको आप कैसे ट्रीट करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, ड्रिंकिंग के लिए आप कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको। उसके बाद वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे कि वेस्ट वाटर क्या होता है, वेस्ट वाटर को जो है आप कैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं। और उसके बाद आप पढ़ेंगे एयर एंड नॉइस पोल्यूशन। क्लियर है। अब बात करते हैं रॉ वाटर इंजीनियरिंग की। तो जो रॉ वाटर इंजीनियरिंग में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रॉ वाटर होता क्या है। तो जो भी वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं आप किसी भी नेचुरल सोर्स से, यानी कोई भी नेचुरल सोर्स है जैसे रिवर हो गया, आपकी लेक हो गई, तो वहां से जो भी वाटर आप निकालते हैं जिसमें कोई भी आपने आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट नहीं किया हुआ है, वो वाटर आपका कहलाता है रॉ वाटर। क्लियर है। तो रॉ वाटर के सोर्सेस क्या क्या हैं, फिर उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, फिर आप उसको कैसे ट्रीट करते हैं और उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। क्लियर है। तो ये क्वालिटीज़ ऑफ वाटर इंपॉर्टेंट है और ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस आपके कन्वेंशनल में भी आ जाते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं। तो बात करते हैं सोर्सेज ऑफ वाटर की। तो जो भी सोर्सेज हैं जैसे कि आपका डैम हो गया, रिजर्वॉयर हो गया, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं रॉ वाटर को। क्लियर है। या आपका सरफेस वाटर हो गया, सरफेस वाटर में जैसे आपका रिवर आ गया, लेक आ गई, या आपका जो है सब सरफेस वाटर हो गया। तो ये जो है सोर्सेज है सब सरफेस वाटर, मतलब आप वेल के थ्रू जो है नीचे से अंडरग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये सारे सोर्सेज हैं जहां से आप रॉ वाटर को निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं क्वालिटीज ऑफ वाटर की, कि वाटर की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो अगर आप इन ऑर्डर टू असर्टेन द क्वालिटीज ऑफ रॉ वाटर सर्टेन इंडिकेटर्स आर बीइंग यूटिलाइज्ड, आपको कैसे बता सकते हैं कि रॉ वाटर की क्या क्वालिटीज है। तो कुछ इंडिकेटर्स की हेल्प से ही आप बता पाएंगे। तो उनको आप कहते हैं वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, यानी कुछ ऐसे पैरामीटर आप इंडिकेट कर देते हैं जिनके थ्रू आप बता सकते हैं कि रॉ वाटर की क्वालिटीज क्या क्या हैं, which may be further classified into physical, chemical and biological water quality parameters, जो कि फिजिकल हो सकती हैं, केमिकल हो सकती हैं और बायोलॉजिकल होती हैं। तो ये तीन क्वालिटी पैरामीटर्स हैं जिन पे आप बेस्ड हैं, जो कि आप रॉ वाटर को बता सकते हैं कि उसकी क्वालिटीज क्या क्या है। फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। अब बात करते हैं फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स की। तो वो पैरामीटर्स जिसको आप फेल्ट कर सकते हैं, फील कर सकते हैं या सेंस्ड कर सकते हैं बाय आवर सेंसेस, जो भी अपने सेंसेस हैं उनके थ्रू आप उनको फील या सेंस्ड कर सकते हैं, वो आपके पैरामीटर्स, वो क्वालिटी आपकी फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स कहलाते हैं। और उनको दे हेल्प इन फाइंडिंग द फिजिकल कैरेक्टर ऑफ वाटर, और वो आपके वाटर के फिजिकल कैरेक्टर को फाइंड करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि कुछ फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर हैं जैसे सस्पेंडेड सॉलिड्स हो गए, टर्बिडिटी हो गई, कलर हो गया, टेस्ट एंड ऑर्डर हो गया और टेम्परेचर, यानी कि आप इनको फील भी कर सकते हैं और सेंस कर सकते हैं। जैसे कि आप सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, इनको आप देख सकते हैं, टर्बिडिटी है आप देख सकते हैं, टर्बिड है वाटर आपका कितना गंदा है, कलर आप देख सकते हैं, टेस्ट एंड ऑर्डर को आप फील कर सकते हैं, टेम्परेचर को सेंस कर सकते हैं। तो ये वो क्वालिटीज हैं जिनको आप अपने सेंसेस के थ्रू फील या सेंस करते हैं, वो आपके फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं पहला वाटर क्वालिटी पैरामीटर है सस्पेंडेड सॉलिड्स। तो सस्पेंडेड सॉलिड्स होते क्या हैं। टोटल सॉलिड दो टाइप के होते हैं, एक आपके सस्पेंडेड सॉलिड्स और एक डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। वो सॉलिड्स जो वाटर में सस्पेंशन में रहते हैं, यानी तैरते रहते हैं, वो सॉलिड्स आपके कहलाते हैं सस्पेंडेड सॉलिड्स। और डिसॉल्व्ड सॉलिड्स मतलब है जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, जो आप देख नहीं सकते, वो आपके डिसॉल्व्ड सॉलिड्स कहलाते हैं। क्लियर है। तो
कहाँ से ये सस्पेंडेड सॉलिड्स आते हैं, सोर्स क्या है इनका? इनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स की वजह से। जैसे इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स क्ले हो गया, सिल्ट है, सैंड है, ब्रोकन ग्लासेस हैं, ये क्या है आपके एक टाइप के सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं जो कि वाटर में देखने को मिल सकते हैं ड्यू टू ऑर्गेनिक पार्टिकल, जैसे कि प्लांट फाइबर्स, प्लांट्स वगैरह के जो फाइबर्स होते हैं वो, या एल्गी प्लैंक्टन्स, एल्गी मतलब होता है शैवाल जिनको बोलते हैं, जैसे कि आप सरफेस पे जिसको आप काई की फॉर्म में देखते हैं वो आपके एल्गी प्लैंक्टन्स कहलाते हैं। और इट में जो भी एक्वेटिक प्लांट्स वगैरह होते हैं, प्लैंक्टन्स होते हैं, और इट में ऑल्सो भी इंट्रोड्यूस्ड, और इनको आप इमिजिबल लिक्विड की वजह से भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इमिजिबल लिक्विड मतलब अघुलनशील, जो घुलते नहीं है वाटर में, जैसे ऑयल हो गया, ग्रीस है, ये सब क्या है वाटर में तैरते रहते हैं, तो ये एक टाइप के सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं। इनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है सस्पेंडेड सॉलिड का, कि अगर वाटर में सस्पेंडेड सॉलिड्स प्रेजेंट हैं तो इससे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सस्पेंडेड सॉलिड क्या करता है, वाटर को एस्थेटिकली डिसप्लीजिंग बना देता है। मतलब अगर आप देखें तो देखने में ये जो है अच्छा नहीं लगेगा, वाटर जो है आपका थोड़ा गंदा होगा, एज दे इंड्यूस साइकोलॉजिकल इफेक्ट। तो आपको देखने में जो है वाटर थोड़ा सा डिसप्लीजिंग लगेगा, अच्छा देखने में नहीं लगेगा। दूसरा क्या होता है कि सॉलिड्स इन वाटर प्रोवाइड एड्सॉर्प्शन साइट्स फॉर बोथ केमिकल एंड बायोलॉजिकल रीएजेंट्स, देयरबाय इंटरफेयर विद द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर एंड इन टर्न रिड्यूसेस इट्स इफिशिएंसी। मतलब क्या है कि जो भी सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स वाटर में प्रेजेंट हैं, ये क्या करते हैं, एड्सॉर्प्शन साइट्स प्रोवाइड करते हैं दोनों ही केमिकल और बायोलॉजिकल रीएजेंट्स के लिए। जैसे कि पता चला कुछ केमिकल या बायोलॉजिकल रीएजेंट, जैसे आपने क्लोराइड वगैरह डाल दिया वाटर ट्रीट करने के लिए, तो ये क्या करेंगे, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसकी जो भी इंटेंसिटी है, एफिशिएंसी है ट्रीटमेंट की, वो क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। देयर बाई इंटरफेयर विद द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर एंड इन टर्न रिड्यूसेस इट्स इफिशिएंटी, और फाइनली उसकी इफिशिएंसी को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। क्योंकि आपने सपोज क्लोरीन क्या करते हैं, ट्रीटमेंट वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, तो अगर आपने क्लोरीन डाला तो ये सस्पेंडेड सॉलिड उसको कुछ एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो क्लोरीन क्या हो गया, डिमांड क्लोरीन की बढ़ गई, यानी क्लोरीन आपने जितना डाला था उसका कम ही यूज हो पाया, तो फाइनली क्या होगा, उसकी इफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी। सस्पेंडेड सॉलिड्स ऑल्सो लीड टू द इंक्रस्टेशन इन पाइप्स। जो पाइप में जो लेयर जमा हो जाती है ना, ये इंक्रस्टेशन लीड करता है। इसका मतलब है कि जो लेयर जैसे जंक वगैरह लग जाती है, उसकी जो लेयर आ जाती है, उसकी वजह से ये इंक्रस्टेशन, यानी सस्पेंडेड सॉलिड भी क्या करता है, पाइप में पाउडर जो है वो जमा कर देता है, जिसको आप कहते हैं इंक्रस्टेशन। तो सॉलिड्स को मेजर कैसे करते हैं? मोस्ट ऑफ द मेथड्स इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स आर ग्रेवियोमेट्रिक मेथड। ये आपको ध्यान रखना है कि सस्पेंडेड सॉलिड्स को मेजर करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, ग्रेवियोमेट्रिक मेथड यूज करते हैं। ये मेथड वो होता है जिसमें आप वेट जो है अननोन का कंप्यूट करते हैं टू डिटरमाइन इट्स क्वांटिटी, कि कितने सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, तो वो अननोन हो गया पैरामीटर, उसका वेट जो है चेक करके आप इसमें जो है बताते हैं कि कितने टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स प्रेजेंट हैं। तो जो टोटल सॉलिड्स होते हैं एंड suspended solids in water can be determined by heating the original water sample and residue left over the filter after passing it through filter at 104 degree centigrade respectively। मतलब क्या है कि जो टोटल वाटर है, सपोज ये टोटल वाटर है, किससे मिलकर बना है आपका, डिजॉल्व सॉलिड्स प्लस सस्पेंडेड सॉलिड्स, ठीक है। अब ये टोटल सॉलिड्स आपके ऑर्गेनिक सॉलिड्स भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक सॉलिड्स भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक सॉलिड्स का मतलब है कि जो कार्बनिक है नेचर में, यानी कार्बन कंटेंट है, तो ऑर्गेनिक सॉलिड्स हो गए, और इनऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं जो अकार्बनिक हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं टोटल सॉलिड्स, और टोटल सॉलिड्स को आप डिफाइन करते हैं एक डिजॉल्व जो घुल जाते हैं और एक सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं। तो अगर आप इनको कि 104 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं किसी भी वाटर को, तो जो इसमें सॉलिड्स मिलते हैं वो आपके कहलाते हैं टोटल सॉलिड, ठीक है। अब इस टोटल सॉलिड को अगर आपने 600 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर दिया, तो ये जो टोटल सॉलिड्स हैं, इसको गर्म करने के बाद जो भी इसमें
ऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, सिर्फ आपके टोटल में इनऑर्गेनिक सॉलिड्स बचते हैं। तो इसके बाद जो वाटर आपका बचता है उसको आप कहते हैं इनऑर्गेनिक सॉलिड्स, या आप नॉन वॉलेटाइल सॉलिड कहते हैं। वॉलेटाइल वो होते हैं जो रिमूव हो जाते हैं, ये रिमूव नहीं हुए, नॉन वॉलेटाइल सॉलिड्स कहलाते हैं। इसके बाद अगर इस वाटर को, ये जो टोटल वाटर है यानी आपने गर्म कर दिया तो आपको ये सॉलिड्स मिल गए, लेकिन अगर इस टोटल वाटर को आपने फिल्टर कर दिया, ठीक है, तो फिल्टर करने के बाद कुछ फिल्टर पे सॉलिड्स आ जाएंगे और कुछ सॉलिड्स जो हैं वो, यानी कि कुछ फिल्टर नहीं हुए और कुछ सॉलिड्स क्या हो गए, फिल्टर हो गए। तो ये जो आपके सॉलिड्स फिल्टर हो गए, इनको अगर आपने 104 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया तो आपको ये टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स मिल जाएंगे। और डिजॉल्व सॉलिड्स को फिर से अगर 600 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर दिया तो इनऑर्गेनिक डिजॉल्व सॉलिड्स आपको मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि अगर 600 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप किसी भी वाटर को गर्म करते हैं तो अगर टोटल सॉलिड्स है इसमें तो आपको इनऑर्गेनिक सॉलिड टोटल सॉलिड मिल जाएंगे, अगर डिजॉल्व सॉलिड है तो इनऑर्गेनिक डिजॉल्व सॉलिड्स मिल जाएंगे। ऑर्गेनिक सॉलिड्स जो भी होते हैं वो आपके 600 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिमूव हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। क्लियर है? सेम जो अब आपका वाटर जो है वो जो सॉलिड्स फिल्टर नहीं हुए, इसमें आपने वाटर ऐड कर दिया, 104 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको गर्म किया तो ये आपको क्या मिल गए, सस्पेंडेड सॉलिड्स। और इन सस्पेंडेड सॉलिड्स को अगर आप 600 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो अब ये क्या मिल जाएंगे, इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स। क्लियर है? तो इस टाइप से आप सस्पेंडेड सॉलिड्स बता सकते हैं कितना क्वांटिटी में है, या ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स कितने। अब ये देखिए कि डिजॉल्व सॉलिड्स को जब आपने गर्म किया तो आपको इनऑर्गेनिक डिजॉल्व सॉलिड्स मिल गए। तो डिजॉल्व सॉलिड्स दो कितने टाइप्स के हो जाएंगे, एक तो इनऑर्गेनिक डिजॉल्व सॉलिड्स और प्लस ऑर्गेनिक डिजॉल्व सॉलिड्स। वही सस्पेंडेड सॉलिड्स भी दो टाइप के होंगे, इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स और ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स। तो आपको इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड मिल गए, आपको ऑर्गेनिक डिजॉल्व इनऑर्गेनिक डिजॉल्व सॉलिड मिल चुके हैं। अगर आपको ऑर्गेनिक डिजॉल्व सॉलिड चाहिए तो इसको आप किसके इक्वल कर सकते हैं, डिजॉल्व सॉलिड्स माइनस ऑर्गेनिक डिजॉल्व सॉलिड्स। क्लियर है? इस इक्वेशन की हेल्प से आप ओडीएस की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड को आप क्या लिख सकते हैं, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स में से अगर ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड माइनस कर दें तो आपको इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड मिल जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं कि टोटल सस्पेंडेड सॉलिड माइनस ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कि कितने डिग्री टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो आपको टोटल सॉलिड मिल जाएंगे, या इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड या इनऑर्गेनिक डिजॉल्व सॉलिड जो है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे गर्म करने पे आपको मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक सॉलिड हमेशा 600 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिमूव हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं, तो सिर्फ आपको इनऑर्गेनिक ही मिलेंगे। वो अलग बात है कि टोटल किस टाइप के वाटर है, अगर टोटल वाटर सस्पेंडेड सॉलिड्स है उसमें वाटर में तो आपको सिर्फ इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड मिलेंगे, और अगर टोटल वाटर में डिजॉल्व सॉलिड्स ही हैं तो उसमें आपको सिर्फ इनऑर्गेनिक डिजॉल्व सॉलिड्स मिलेंगे, और टोटल वाटर में दोनों टाइप के सॉलिड्स हैं तो आपको इनऑर्गेनिक टोटल सॉलिड्स मिल जाएंगे। क्लियर है? नोट देख लीजिए एक कि जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं वो स्मॉलर इन साइज हैं। अब पता चला ये जो आपने फिल्टर किया था वाटर, ठीक है, तो इसमें जो सॉलिड्स मिले थे ये सस्पेंडेड हो गए, यानी इनको जब आपने 104 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया तो आपको क्या मिला, सस्पेंडेड सॉलिड्स। लेकिन अगर सपोज ऐसे सस्पेंडेड सॉलिड्स जो फिल्टर साइज से भी छोटे साइज के थे वो क्या हो जाएंगे, वो डिजॉल्व सॉलिड के साथ आ जाएंगे, यानी जो वाटर है इसमें डिजॉल्व सॉलिड था उसके साथ मिल जाएंगे। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे कि इसमें जो है कौन से सॉलिड्स हैं, इसीलिए देख लीजिए कि सस्पेंडेड सॉलिड्स स्मॉलर इन साइज देन द साइज ऑफ द फिल्टर कोर्स। अगर उसके साइज से छोटे हैं सस्पेंडेड सॉलिड्स तो वो गेट्स मेजर्ड एट डिजॉल्व सॉलिड्स, उनको आप डिजॉल्व सॉलिड्स में ही कंसीडर कर लेंगे फिर तो, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि ये टोटल क्या है, डिजॉल्व सॉलिड्स है, तो इसमें कुछ पार्ट्स जो है वो सस्पेंडेड सॉलिड का भी होगा। इसीलिए इसको अवॉइड करने के लिए आप इसको क्लासीफाई करते हैं सॉलिड्स को ना सस्पेंडेड सॉलिड और नॉन डिजॉल्व सॉलिड्स में ना कंपेयर करके आप ये बोलते हैं कि फिल्ट्रेबल सॉलिड्स और नॉन फिल्ट्रेबल सॉलिड्स, यानी जो फिल्टर हो गए
ये आपके डिजॉल्व सॉलिड्स होगा, जो फिल्टर नहीं हुए ऊपर ही रहेगा, इनको आपने क्या कह दिया, सस्पेंडेड सॉलिड्स। तो जो फिल्टरेबल सॉलिड्स हैं करस्पॉन्डिंग टू डिजॉल्व सॉलिड्स, और नॉन फिल्टरेबल सॉलिड्स को आपने क्या कह दिया, सस्पेंडेड सॉलिड्स। तो अगर वाटर में टोटल सॉलिड्स की एक्सेप्टेबल या परमिसिबल लिमिट 500 mg पर लीटर है, तो आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, इसको यूज करने देंगे। लेकिन अगर 200 mg पर लीटर है तो आप इसको कॉज फॉर रिजेक्शन वैल्यू है या लिमिट वैल्यू है, यानी इस पर अगर है तो आप इसको क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, इस वाटर को यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? तो ये लिमिट्स जो है वो आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट टर्म आता है टर्बिडिटी, यानी जो फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर है वो नेक्स्ट है टर्बिडिटी। टर्बिडिटी मतलब है कि कितना वाटर आपका टर्बिड है, गंदा है। क्लियर है? तो अगर वाटर में ज़्यादा गंदगी जैसे कि अर्थ वगैरह, मिट्टी वगैरह पड़ी हुई है तो क्या होगा, वो वाटर बहुत ज़्यादा टर्बिड होगा। तो उसको मेज़र कैसे करते हैं, ये वो इसको कहते हैं टर्बिडिटी को, इट इज़ द मेजर ऑफ एक्सटेंट टू विच लाइट इज आइदर एब्जॉर्ब और स्कैटर्ड बाय द सस्पेंडेड सॉलिड्स प्रेजेंट इन वाटर। तो फाइनली वाटर टर्बिड होगा कैसे, उसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स प्रेजेंट होंगे, उसी की वजह से वाटर टर्बिड होगा। तो अगर इसमें आप लाइट पास करते हैं तो ये कितना एब्जॉर्ब कर ले रहा है या स्कैटर्ड हो जा रहा है, यानी बिखर जा रहा है, तो उससे आप बता सकते हैं कि आपके वाटर में टर्बिडिटी कितनी है, यानी कितने ज़्यादा सस्पेंडेड सॉलिड्स आपके वाटर में प्रेजेंट है। क्लियर है? इट इज़ नॉट द डायरेक्ट क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स प्रेजेंट इन वाटर। आप डायरेक्टली क्वांटिटी के बेसिस पे नहीं बता सकते कि इतने mg पर लीटर सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं तो टर्बिडिटी इतनी होगी। ये आप इनडायरेक्ट मेजर बता सकते हैं कि जितने ज़्यादा सस्पेंडेड सॉलिड्स होंगे टर्बिडिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। इम्पैक्ट क्या क्या पड़ता है टर्बिडिटी का, ये आई है। इम्पैक्ट ये पड़ता है कि टर्बिडिटी इंटरफेयर्स विद द पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट। अब जैसे कि ये वाटर है, ठीक है, इसमें ये वाटर आपका टर्बिड वाटर है, इसमें बहुत ज़्यादा सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, यानी गंदगी बहुत ज़्यादा है। तो फाइनली क्या होगा कि अगर आपने यहाँ पर क्या हुआ, ये सन है, ठीक है, तो सन की जो लाइट है वो इसमें वाटर में प्रॉपरली पास नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये वाटर में क्या है, सस्पेंडेड सॉलिड्स प्रेजेंट है। जब लाइट पास नहीं होगी तो जो भी आपके एक्वेटिक लाइफ है, जैसे कि यहाँ पर जो भी प्लांट्स वगैरह हैं वाटर में नीचे, तो अगर इन पर लाइट नहीं पहुंचेगी तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं निकल पाएगी। इसका मतलब है कि जब ऑक्सीजन वाटर में नहीं होगी तो जो एक्वेटिक लाइफ है, जो भी जानवर वगैरह है वाटर के अंदर, उनकी क्या होगी, उनकी लाइफ डिफिकल्ट हो जाएगी, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो टर्बिडिटी जो है उसकी भी एक प्रॉपर लिमिट होनी चाहिए, उससे ज़्यादा वाटर जो है वो टर्बिड नहीं होना चाहिए। देख लीजिए, टर्बिडिटी इंटरफेयर्स विद द पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट इन नेचुरल वाटर बॉडी, यानी कि ये क्या करता है, ये इंटरफेयर करता है सनलाइट को पेनिट्रेट होने से, क्योंकि नेचुरल वाटर बॉडी में सनलाइट पेनिट्रेट नहीं हो पाएगी, उसको इंटरफेयर करता है, रोकता है। देयर बाई इनहैबिट फोटोसिंथेसिस विच लीड्स टू, ये इनहैबिट करेगा यानी रोक देगा फोटोसिंथेसिस को, जो कि डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन को लीड करेगा, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं बनेगी इन द वाटर सिस्टम, मेक द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ डिफिकल्ट। तो फाइनली क्या होगा, जो एक्वेटिक लाइफ है उनका सर्वाइव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो टर्बिडिटी का इम्पैक्ट जो है ये पड़ता है, फाइनली एक्वेटिक लाइफ भी प्रिजर्व नहीं रह पाती। इसको मेजर कैसे करते हैं, तो कुछ मेजरमेंट के मेथड है। पहला मेथड है टर्बिडिटी रॉड मेथड। तो इस मेथड में आप करते कैसे हैं, टर्बिडिटी कैसे मेजर करते हैं। सबसे पहले आप एक सैंपल लेते हैं जो नेचुरल वाटर था, जो कि क्या था, टर्बिड वाटर था। क्लियर है? दूसरा, आपने एक खुद से सैंपल लिया जिसमें आपने स्टैंडर्ड सैंपल का यूज़ किया। क्लियर है? तो आपने सबसे पहले क्या किया, एक एल्यूमिनियम की रॉड ली, जो कि रॉड ये एल्यूमिनियम की है, इसमें जो है प्लैटिनम निडल अटैच कर दी। ये प्लैटिनम निडल है जो कि आपने अटैच कर दी। तो फाइनली क्या किया, आपने इस एल्यूमिनियम निडल को नीचे डाला, तब तक आप जो है पेनिट्रेट करते गए अंदर, उतनी डेप्थ तक किया जिस डेप्थ पर आपको वाटर जो है वो दिखना बंद हो गया, यानी कि ये जो निडल है वो दिखना बंद हो गई। आप अंदर डालते रहे, निडल आपको दिखती रही, एक लिमिट ऐसी आई कि जहां पर आपको निडल दिखना बंद हो गई। वो सपोज हाइट आपने h मेजर कर ली। क्लियर है? तो आपने एक सैंपल बनाया जिसमें 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर, यानी 1 लीटर आपने प्योर वाटर लिया और इसमें 1 मिलीग्राम आपने सिलिका ऐड कर दी। क्लियर है? तो
ये जो सोल्यूशन आपने इस टाइप का बनाया और सेम तब तक आपने ऐसा सोल्यूशन इसमें मतलब जो है पुट कर दिया, इसमें सैंपल में डाल दिया कि वही सेम हाइट यानी एच हाइट जो यहाँ थी वही सेम हाइट पे ये जो वाटर है ये निडल आपकी दिखना बंद हो जाए। क्लियर है? तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें आपने कितनी जो है सिलिका ऐड करी है प्योर वाटर में। तो ये जो स्टैंडर्ड इसकी जो टर्बिडिटी होगी स्टैंडर्ड सैंपल की, वही टर्बिडिटी इस ओरिजिनल सैंपल की हो जाएगी। क्लियर है? तो इससे आप जो है बता सकते हैं कि ओवरऑल टर्बिडिटी कितनी है। तो इसको आप सिलिका टर्बिडिटी यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, STU। इसकी जो यूनिट होती है टर्बिडिटी की आप ये कह देते हैं सिलिका टर्बिडिटी यूनिट। क्यों? इसमें सिलिका आप ऐड कर रहे हैं प्योर वाटर में। तो आपने सबसे पहले क्या किया, स्टैंडर्ड नॉर्मल जो ओरिजिनल सैंपल लिया, उसमें आपने एल्यूमिनियम रॉड थी जिसमें प्लेटिनम निडल अटैच थी, आप नीचे डालते रहे। जिस हाइट पर जो है प्लेटिनम निडल दिखना बंद हो गई वो हाइट आपने नोट कर ली। उस सेम हाइट तक आपने यहाँ पे प्लेटिनम निडल डाल दी। आप इसमें जो वाटर सोल्यूशन ऐड कर रहे हैं उसमें वो 1 लीटर प्योर सिलिका में 1 मिलीग्राम सिलिका डाल के, प्योर वाटर में 1 मिलीग्राम सिलिका डाल के इस टाइप का सोल्यूशन बनाया और इसमें मिक्स कर दिया तब तक जब ये एच हाइट पर जो है आपको निडल दिखना बंद हो जाए। तो इस सोल्यूशन में जो भी आपने टर्बिडिटी ऐड करी वही सेम टर्बिडिटी आपके ओरिजिनल सैंपल की होगी। क्लियर है? देख लीजिए, इट इज अ फील्ड मेथड इन विच एल्यूमिनियम रॉड हैविंग प्लैटिनम निडल एट इट्स टिप इज इमर्स्ड इन वाटर सैंपल whose turbidity is to be measured। मतलब आपने एल्यूमिनियम जिसमें प्लेटिनम निडल अटैच थी उसको इमर्स कर दिया जिसकी टर्बिडिटी आपको मेजर करनी है। एंड द डेप्थ एट विच प्लेटिनम निडल जस्ट बिकम्स इनविजिबल, जिस पर प्लेटिनम निडल दिखना बंद हो जाए वो आपने नोट कर लिया। टू गिव द टर्बिडिटी ऑफ वाटर सैंपल, वो वाटर सैंपल की वो टर्बिडिटी देगी स्टैंडर्ड यूनिट में जो कि आपने ऑब्टेन करी है बाय एडिंग ऑफ 1 मिलीग्राम ऑफ सिलिका इन वाटर पाउडर्ड फॉर्म एज सिलिका ऑक्साइड फुलर सल्ट जिसको बोलते हैं इन 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर। यानी कि सेम आपने वही टर्बिडिटी देगा जो आपने एक स्टैंडर्ड सैंपल बनाया था एच हाइट पे जब टर्बिडिटी आपकी मतलब जो प्लेटिनम निडल है वो दिखना बंद हो जाए। क्लियर है? तो यूनिट्स क्या क्या होती हैं, तो mg पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर या ppm में आप मेजर कर सकते हैं या यूनिट में मेजर करते हैं STU, सिलिका टर्बिडिटी यूनिट्स में आप मेजर करते हैं। क्लियर है? ध्यान रखिएगा कि इसमें जो टर्बिडिटी है वो ग्रेटर देन 5 यूनिट्स कैन बी इजिली डिटेक्टेड बाय नेकेड आई। यानी अगर 5 यूनिट से ज़्यादा की टर्बिडिटी है वाटर में तो आप नेकेड आई से देख सकते हैं कि ये वाटर गंदा है। और सपोज कभी कभी ऐसा होता है कि वाटर टर्बिड होता है बट आप देख नहीं पाते, अगर 5 यूनिट से कम टर्बिडिटी है तो आप उसको देख नहीं सकते। अब नेक्स्ट मेथड कहलाता है जैक्सन टर्बिड मीटर मेथड। तो जैक्सन टर्बिड मीटर मेथड में क्या किया है कि एक ये लेबोरेटरी मेथड है जो आप लैब में परफॉर्म करते हैं विच कैन मेजर द टर्बिडिटी ऑफ वाटर ग्रेटर देन 25 यूनिट्स। अगर वाटर की टर्बिडिटी 25 यूनिट से ज़्यादा है तो ये मेथड आप यूज़ करते हैं। ये वैल्यूज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ऑब्जेक्टिव में जो है बहुत पूछ लेते हैं। hence is not utilized for the testing of water supplies but is readily used for testing of water from natural water body। इसको आप वाटर सप्लाई के लिए यूज़ नहीं कर सकते पीने वगैरह के लिए, लेकिन आप इसको रीडली यूज़ कर सकते हैं टेस्ट करने के लिए फ्रॉम नेचुरल वाटर बॉडी से, क्योंकि नेचुरल वाटर बॉडी में क्या है 25 यूनिट से ज़्यादा टर्बिडिटी प्रेजेंट हो सकती है। तो इस मेथड में आप क्या करते हैं कि एक मेटेलिक कंटेनर लेते हैं और जिसमें ये बॉटम जो है वो ग्लास का है। ठीक है, ग्लास बॉटम है आपका। इसमें आप क्या करते हैं कि नीचे बॉटम में एक आप फ्लेम लगा देते हैं, फ्लेम को इग्निटेड कर देते हैं, जला देते हैं। एंड डेप्थ ऑफ वाटर एट विच इमेज ऑफ फ्लेम सीजेस टू बी सीन। आपने क्या किया, जब इमेज आपने ये जलाई फ्लेम तो आपने देखा कि ये वाटर की जो डेप्थ है आपको ये फ्लेम दिखती रही, तो आपने वो डेप्थ मेजर कर ली, वो डेप्थ जिस पर ये इमेज जो है फ्लेम की वो दिखना बंद हो जाए। सपोज ये हाइट जो है h हो गई, तो जिस पर आपको फ्लेम दिखना बंद हो गई वो हाइट आपने नोट कर ली और उससे जो है आपने टर्बिडिटी मेजर कर ली। क्लियर है कि कितनी हाइट पे आपको टर्बिडिटी मिल रही है। तो देख लीजिए, इन दिस मेथड वाटर सैंपल इज पोर्ड इन मेटेलिक कंटेनर में आपने डाल दिया हैविंग ग्लास बॉटम, जिसका बॉटम ग्लास का था, विच इमेज इज प्लेस्ड ओवर द इग्निटेड फ्लेम, जिसकी इमेज जो है इग्निटेड फ्लेम के ओवर जो है प्लेस्ड है। एंड द डेप्थ ऑफ वाटर एट विच इमेज ऑफ फ्लेम, अब वो डेप्थ आपने मेजर कर ली जिसमें जो फ्लेम की इमेज है वो सीज हो जाए यानी दिखना बंद हो जाए, टू बी सीन इज नोटेड टू गिव द टर्बिडिटी ऑफ वाटर इन स्टैंडर्ड यूनिट। वही आपकी टर्बिडिटी होगी वाटर की स्टैंडर्ड यूनिट में।
जैसे mg पर लीटर या ppm या यूनिट या स्टैंडर्ड टर्बिडिटी यूनिट। एंड JTU बोल देते हैं क्योंकि ये जैक्सन ने ड्राइव किया था, इसलिए जैक्सन टर्बिड यूनिट भी इसको बोलते हैं, यूनिट को। क्लियर है? इन बोथ दी अबव मेथड्स प्रिंसिपल यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ टर्बिडिटी सेम। दोनों में प्रिंसिपल आप सेम यूज कर रहे हैं। उसमें आप क्या कर रहे थे पहले मेथड में कि एल्यूमिनियम की रॉड डाल रहे थे प्लेटिनम नीडल की, उसमें भी आप डेप्थ मेजर कर रहे थे। अब सपोज जितनी ज़्यादा टर्बिडिटी होगी, आपको पता है कि टर्बिडिटी अगर बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि हाइट जो है उतनी ही कम मिलेगी आपको। इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें अगर टर्बिडिटी ज़्यादा है तो कम हाइट पे ही फ्लेम दिखना बंद हो जाएगी, यानी जितनी कम हाइट आपको मिल रही है उतनी ही ज़्यादा वाटर में क्या है, टर्बिडिटी है। लॉन्गर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट, यानी जितनी ज़्यादा लाइट जो है पाथ को ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब है उसमें उतनी ही कम टर्बिडिटी है, एंड वाइस वर्सा। और जितनी कम पाथ ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब है उसमें उतनी ही ज़्यादा टर्बिडिटी है। तो ये आपका कहलाता है जैक्सन टर्बिड मीटर मेथड, जिसमें आप इग्निटेड फ्लेम का यूज करके जो है आप टर्बिडिटी को मेजर करते हैं। अब नेक्स्ट मेथड आता है आपका बेलिस टर्बिड मीटर एंड नेफ्लोमीटर मेथड। ये दोनों ही मेथड जो है कलर मैचिंग टेक्निक्स पर बेस्ड है और कैन बी मेजर द टर्बिडिटी ऑफ वाटर और लेस देन 1 यूनिट, यानी कि अगर वाटर की टर्बिडिटी 1 यूनिट से कम है तब आप बेलिस या नेफ्लोमीटर का यूज करते हैं। आपको ये वैल्यू ध्यान रखनी है कि कब आप बेलिस या नेफ्लोमीटर का यूज कर रहे हैं टर्बिडिटी फाइंड करने के लिए। हैंस आर रीडली यूज्ड फॉर द टेस्टिंग ऑफ वाटर सप्लाई, जिसको आप बहुत वाटर सप्लाई की टेस्टिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पीछे देखा जैक्सन टर्बिड मीटर मेथड, उसको आप वाटर सप्लाई की टेस्टिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि वो 25 यूनिट से अगर ज्यादा टर्बिडिटी है तभी आप जैक्सन टर्बिड मीटर का यूज करते हैं। इन दिस मेथड लाइट कलर इज प्रोड्यूस्ड इन बोथ स्टैंडर्ड सैंपल। आप इसमें क्या किया, लाइट कलर इंड्यूस कर दिया, यानी कि जिसकी टर्बिडिटी आपको पता थी उसमें, और वो सैंपल जिसमें आपको टर्बिडिटी डिटरमाइन करनी थी, दोनों में ही आपने क्या किया, एक लाइट कलर इंड्यूस कर दिया बाय सब्जेक्टिंग इट टू सोर्स ऑफ लाइट। यानी लाइट के सोर्स से जो है आपने एक लाइट कलर इंड्यूस किया, और अगर उससे मेजर कर लिया कि अगर कलर की इंटेंसिटी मैच हो गई दोनों सैंपल में, यानी इतना आप स्टैंडर्ड सैंपल में उतनी आप टर्बिडिटी ऐड करते गए, आपने क्या किया कि फाइनली एक इसमें एक बल्ब लिया, सोर्स ऑफ लाइट लिया, ठीक है, और जिसकी ओवरऑल 250 वोल्ट का आपने बल्ब लिया और 50 हर्ट्ज की आपने फ्रीक्वेंसी का बल्ब लिया। क्लियर है? इसमें आपने सपोज ब्लू लाइट इंड्यूस करी, तो ये आपका सैंपल है जिसमें आपको टर्बिडिटी फाइंड करनी है, और ये वो सैंपल है जिसकी आपको टर्बिडिटी पता है। तो आपने क्या किया, इसमें जो कलर इंड्यूस हुआ उतनी ही इंटेंसिटी, यानी यहाँ पर जो बल्ब लगाया आपने वही सेम, और उतनी ही इंटेंसिटी की कलर आपको मिल जाए यहाँ पर, यानी आपने इतनी इसमें टर्बिडिटी डालते रहे, इसमें आपने इतनी सिलिका मिक्स करके इसमें आपने ऐसी जो टर्बिडिटी इंड्यूस करी कि ओवरऑल जो कलर था दोनों में सेम मिल गया आपको। तो जो टर्बिडिटी स्टैंडर्ड सैंपल की होगी वही टर्बिडिटी आपकी ओरिजिनल सैंपल की मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या किया, इंटेंसिटी ऑफ कलर इज मैच्ड इन बोथ द टेस्ट, दोनों ही टेस्ट में मैच किया, एंड स्टैंडर्ड सैंपल इफ इट इज सेम, तो आपने क्या किया, दोनों टेस्ट में देखा कि अगर इनकी इंटेंसिटी सेम है तो टर्बिडिटी क्या होगी, दोनों ही सैंपल की ऑल्सो टेकन टू बी सेम, दोनों की सेम होगी। तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस, अगर आपको इसकी इफेक्टिवनेस इंक्रीज करनी है मेथड की, ऑफ दिस मेथड इंटेंसिटी ऑफ करंट इज बीइंग मैच्ड। अब क्या करते हैं, कलर की जगह आप करंट को मैच करा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कलर की जगह आप करंट मैच करा रहे हैं बाय प्लेसिंग द फोटोमीटर एडजेसेंट टू द सैंपल, यानी फोटोमीटर का यूज कर रहे हैं, फोटोमीटर के थ्रू आप जो है करंट को मैच करा रहे हैं, करंट की इंटेंसिटी देख रहे हैं जो कि सैंपल के आप एडजेसेंट रख रहे हैं, पास में रख रहे हैं। फोटोमीटर क्या है, ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि प्रोड्यूस करती है करंट व्हेन लाइट इज बीइंग इंसिडेंट अपॉन इट। जब इस पर लाइट इंसिडेंट होती है तो ये क्या करता है, ये करंट को इंड्यूस करता है। क्लियर है? तो बेलिस टर्बिड मीटर में क्या करते हैं कि जो फोटोमीटर है वो प्लेस करते हैं बिहाइंड द टेस्ट के जस्ट बिहाइंड आप प्लेस कर रहे हैं, एंड स्टैंडर्ड सैंपल के बिहाइंड प्लेस कर रहे हैं। क्लियर है? Hence it measures the intensity in the direction of incidence only, यानी कि सपोज ये आपका टेस्ट है और इसके बिहाइंड ही आपने जो है यहाँ पर टर्बिड फोटोमीटर लगा दिया, तो जो फोटोमीटर आप प्लेस कर रहे हैं इसके जस्ट बिहाइंड प्लेस कर रहे हैं, और इसमें क्या कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो इंसिडेंस हो रहा है लाइट का, यानी कि जो इसमें
इंटेंसिटी जो है करंट की निकल रही है वो क्या होगी, उसी डायरेक्शन में होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, जिस डायरेक्शन में आ रही है। तो ये एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। लेकिन नेफ्लोमीटर में आप क्या करते हैं, जो फोटोमीटर प्लेस करते हैं वो राइट एंगल पे करते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। मतलब क्या हुआ कि आपने देखा कि यहाँ पे आपने बल्ब ये लगाया, यानी यहाँ से जो है कलर वो लाइट निकली, और ये क्या किया आपने, जस्ट इसके सामने फोटोमीटर लगा दिया। तो इससे क्या होगा कि ये डायरेक्टली इंसिडेंस, लाइट की इंसिडेंस की ही डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पर बेस होता है बेलिस टर्बिनमीटर मेथड। लेकिन नेफ्लोमीटर में आप क्या करते हैं, जो फोटोमीटर प्लेस करते हैं वो राइट एंगल पे करते हैं, जो लाइट की इंसिडेंस की डायरेक्शन है उसके राइट एंगल पे आप फोटोमीटर को प्लेस कर देंगे। वो डिपेंड, ये जो इसका मेजरमेंट होता है ये होता है स्कैटर्ड लाइट पे, यानी कितनी लाइट जो है वो स्कैटर्ड हो गई, बिखर गई एट राइट एंगल टू द इंसिडेंस, इंसिडेंस से राइट एंगल पर कितनी बिखर गई। तो ये जो प्रिंसिपल बेस्ड होता है स्कैटरिंग प्रिंसिपल पर होता है। स्कैटरिंग मतलब है कि जो भी आपकी लाइट है वो स्कैटर्ड हो रही है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आते हैं कि बेलिस टर्बिन मीटर किस पर बेस्ड होता है, ये आपका एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, और आपका जो जो नेफ्लोमीटर है वो आपका स्कैटरिंग प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। तो इन नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी जो एक्सप्रेस करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट में विच इज ऑब्टेन्ड बाई, उसमें क्या करते हैं आप सिलिका आप यूज नहीं करेंगे, आप 1 मिलीग्राम फॉर्माजीन यूज करेंगे 1 लीटर प्योर वाटर में। क्लियर है, एज बेस्ड ऑफ इंस्टेड ऑफ सिलिका, सिलिका की जगह आप यहाँ पे क्या यूज करें, फॉर्माजीन, जिसको बोलते हैं हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन। तो इसको मेजर्ड करते हैं ओवरऑल टर्बिडिटी को इसमें, या तो मिलीग्राम पर लीटर या पीपीएम या यूनिट या नेफ्लॉन टर्बिडिटी यूनिट या आपका फॉर्माजीन टर्बिडिटी यूनिट। यानी फॉर्माजीन यूज कर रहे हैं, इसमें आप एसटीयू यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं फॉर्माजीन टर्बिडिट यूनिट। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा कोई भी रिलेशन नहीं है नेफ्लॉन टर्बिड यूनिट और फॉर्माजीन टर्बिड यूनिट में, और वही स्टैंडर्ड टर्बिड यूनिट या जेटीयू। क्लियर है, इन दोनों में आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि आप इसमें अलग अलग टाइप की यूज कर रहे हैं, इसमें फॉर्माजीन यूज कर रहे हैं और दूसरे में आप सिलिका यूज कर रहे हैं। क्लियर है, तो ये एसटीयू या जेटीयू एक बात है, आप ये बोल सकते हैं, और एनटीयू या एफटीयू आप बोल सकते हैं एक है, यानी नेफ्लॉन या फॉर्माजीन ये एक अलग यूनिट है और ये अलग यूनिट है। इन दोनों में आप क्या करें, सिलिका यूज कर रहे हो, इसमें आप फॉर्माजीन यूज कर रहे हैं। जो एक्सेप्टेबल लिमिट है टर्बिडिटी की वो 1 एनटीयू है, यानी 1 एनटीयू तक है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। कॉज फॉर रिजेक्शन क्या है, 10 एनटीयू। अगर 10 एनटीयू है, इससे ज्यादा है, तो आप उस वाटर को क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट आता है कलर। नेक्स्ट जो है फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, वो है आपका कलर। तो बेसिकली जो कलर है वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है एपेरेंट कलर और दूसरा होता है ट्रू कलर। ठीक है, दूसरा आपका है ट्रू कलर और एक है एपेरेंट कलर। तो जो एपेरेंट कलर है वो आपका डिसॉल्व्ड सॉलिड्स और सस्पेंडेड सॉलिड्स दोनों की वजह से क्रिएट होता है, और जो ट्रू कलर होता है वो आपका सिर्फ डिसॉल्व्ड सॉलिड से बनता है। क्लियर है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कलर का, अगर आपके वाटर में कलर है तो आप इसको जो है कैन नॉट बी यूज्ड, वॉशिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, या डाइंग ऑफ क्लोथ्स यानी ड्राइंग, सॉरी यहाँ पे ड्राइंग है, या इसको क्लोथ को सुखाने के लिए आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये कलर जो है वाटर आपके क्लोथ्स में कलर आ जाएगा, तो इस वाटर को आप यूज नहीं कर सकते। कुछ कलर कॉजिंग कंपाउंड्स हैं, कलर कॉजिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि फिनॉल वगैरह है, ये क्या करता है, रिएक्ट कर लेता है क्लोरीन से टू इंड्यूस टेस्ट एंड ओडर इन वाटर। अगर इसमें क्लोरीन वाटर में प्रेजेंट है, तो अगर आप फिनॉल में, अगर फिनॉल प्रेजेंट है वाटर में, उसमें आप क्लोरीन ऐड कर रहे हैं उस वाटर में, तो क्या करेगा, ये टेस्ट और ओडर को जो है वो इंड्यूस कर देगा वाटर में, यानी गैसेस जो है वो इंड्यूस कर देगा। तो क्या करते हैं, जैसे कि ये फिनॉल है सपोज, तो फिनॉल में अगर आपने Cl2 ऐड कर दिया वाटर में, तो फाइनली आपका क्या बन जाएगा, ये दूसरा कंपाउंड बन जाएगा OCl, और जो वाटर है ये HCl आपका अलग हो जाएगा। तो ये जो कंपाउंड बनता है ये आपका क्या करता है, ये आपका टेस्ट एंड ओडर को क्रिएट करता है। क्लियर है, स्मेल वगैरह और टेस्ट, वाटर में जो है टेस्ट आ जाएगा अलग अजीब सा, और ओडर एक स्मेल क्रिएट हो जाएगी।
तो कुछ कलर कॉजिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं क्लोरीन डिमांड को वाटर में। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, अब सपोज आपने क्लोरीन का यूज क्या किया, वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज किया, लेकिन वहां पर क्या हुआ कि क्लोरीन जो है वो फिनॉल ने एब्जॉर्ब कर ली और एब्जॉर्ब करके टेस्ट और ऑर्डर को क्रिएट कर दिया। इसका मतलब है कि जो क्लोरीन यूज कर रहे थे आप ट्रीटमेंट के लिए, उसको और डालना पड़ेगा, तो उसकी इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। देख लीजिए, सर्टेन कलर कॉजिंग कंपाउंड जैसे कि क्लोरीन डिमांड इन द वाटर देयर बाय रिड्यूसेस दी, इंक्रीज कर देते हैं क्लोरीन डिमांड को, देयर बाय रिड्यूसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ क्लोरीनेशन प्रोसेस। क्लोरीनेशन प्रोसेस का जो इफेक्टिवनेस है, जितनी स्पीडली हो सकता था ट्रीटमेंट, उसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। क्लोरीन होता क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि ऑक्सीडाइज कर देता है ऑर्गेनिक मैटर को अपार्ट फ्रॉम कैरिंग आउट डिसइंफेक्शन। क्लियर है, ये डिसइंफेक्शन को कैरी करता है। तो कुछ कलर कॉजिंग कंपाउंड रिएक्ट कर लेते हैं क्लोरीन से टू फॉर्म कार्सिनोजेनिक कंपाउंड बना देते हैं। ये कार्सिनोजेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, वो कंपाउंड जो कॉजिंग कैंसर को कॉज करते हैं। इसका मेजरमेंट करते कैसे हैं कि कलर ऑफ सैंपल इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ कलर मैचिंग टेक्निक। कलर मैचिंग टेक्निक की हेल्प से करते हैं इन द डिवाइस टर्म एज टिंटोमीटर। ये आपको वर्ड ध्यान रखना है कि टिंटोमीटर जिसको कहते हैं, उसकी हेल्प से जो है आप कलर को मेजर करते हैं यूजिंग नेस्लर्स ट्यूब। इसमें क्या करते हैं, नेस्लर्स ट्यूब का यूज करते हैं। तो जो इंटेंसिटी होती है कलर की, वो एक्सप्रेस करते हैं इन स्टैंडर्ड यूनिट्स में, विच इज ऑब्टेन बाई एड ऑफ, इसमें क्या करते हैं, 1 मिलीग्राम ऑफ प्लेटिनम एज क्लोरोप्लेटिनेट आयन इन 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर। इसमें आप क्या करते हैं, क्लोरोप्लेटिनेट आयन की फॉर्म में जो है 1 mg प्लेटिनम डाल देते हैं। एंड यूनिट्स आर यूज्ड आर, जो यूनिट्स यूज करते हैं तो mg पर लीटर या ppm या tcu, जिसको आप कहते हैं ट्रू कलर यूनिट। तो ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि कलर की यूनिट क्या होती है, tcu ऑप्शन में आ जाता है, तो आप लिख देंगे ट्रू कलर यूनिट। ऑप्शन में ntu, stu या TCU ये सब आपको दिख देंगे, तो आपको पता है ये यूनिट क्या है, टर्बिडिटी की है, और TCU ट्रू कलर यूनिट जो है आपकी कलर मेजरिंग की यूनिट है। टेस्टिंग ऑफ कलर शुड बी डन विद इन 72 आवर्स फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ सैंपल। जो भी आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं वो 72 आवर्स के अंदर अंदर आपको टेस्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा टाइम पे लेंगे तो जो भी आपको प्रॉपर्टीज़, जो भी आपको यूनिट मिलेगी, वो उसमें वेरिएशन मिल सकता है। तो एक्सेप्टेबल लिमिट 5 TCU है और कॉज फॉर रिजेक्शन 25 TCU, यानी कि 5 से 25 एक्सेप्ट कर सकते हैं, 5 तक। कॉज फॉर रिजेक्शन आप 25 से ज़्यादा है तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। अब बात करते हैं टेस्ट एंड ऑर्डर की। नेक्स्ट फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर है। तो इसका सोर्स क्या है कि ये इंड्यूस होता है वाटर में ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ डिजॉल्व गैसेस। डिजॉल्व गैसेस की वजह से, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया जो कि रॉटन एग स्मेल देता है, सड़े हुए अंडों की जैसी स्मेल आती है, ठीक है, इन वाटर में। और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड इंड्यूस करता है बैड टेस्ट इन वाटर, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक मिनरल सॉल्ट्स, इनकी वजह से भी हो सकता है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। और ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, अगर ऑर्गेनिक मैटर भी डिकम्पोज होता है उसकी वजह से टेस्ट और ऑर्डर क्रिएट हो जाता है। क्लियर है, तो टेस्ट और ऑर्डर में लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कार्सिनोजेनिक, ये भी कार्सिनोजेनिक कंपाउंड बनाते हैं जो कि कैंसर कॉजिंग कंपाउंड्स होते हैं। इनको मेजर करने के लिए आप क्या करते हैं, जो विद द हेल्प ऑफ डिवाइस नोन एज ऑस्मोस्कोप का यूज करते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं, वाटर सैंपल को डाइल्यूट कर देते हैं अप टू एन एक्सटेंट। टेस्ट एंड ऑर्डर इज हार्डली डिटेक्टेबल एंड इंटेंसिटी ऑफ टेस्ट एंड ऑर्डर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। ये ध्यान रखना है कि जो भी इंटेंसिटी इसमें मेजर करते हैं वो TON यानी थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर में करते हैं। तो पूछ लेते हैं टेस्ट एंड ऑर्डर की क्या यूनिट है, TON, TCU, NTU, FTU, ये सब ऑप्शंस में दे देंगे। तो आपको ध्यान रखना है थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर जो है इसमें मेजर करते हैं, विच रिप्रेजेंट डाइल्यूशन रेशियो, जो डाइल्यूशन रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, एट विच टेस्ट एंड ऑर्डर इज नॉट डिटेक्टेड इन द वाटर सैंपल, जिस पर आप टेस्ट और ऑर्डर को डिटेक्ट नहीं कर सकते वाटर सैंपल में। तो सबसे पहले इसमें आप क्या करते हैं कि एक सैंपल लेते हैं जो टेस्ट एंड ऑर्डर वाला है, जो सैंपल था आपका। क्लियर है, तो इसमें आपने क्या किया, इसमें देखा कि जो आपका टेस्ट और ऑर्डर है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है। इसमें आपने क्या किया, प्योर वाटर ऐड कर दिया। क्लियर है, यानी प्योर वाटर को आपने इसमें मिला दिया, जिसमें कोई भी टेस्ट ऑर्डर नहीं था। सपोज ये 10 ml का सैंपल है, इसमें 10 ml प्योर वाटर मिला दिया। इसके बाद क्या हुआ
कि आपका टोटल जो है वो डिसॉल्व सैंपल बन गया, यानी जो सैंपल था ओवरऑल मिक्स हो गया इसमें वाटर, तो इसमें जो ऑर्डर वगैरह है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। फिर आपने इसमें क्या किया, अब ये टोटल सैंपल कितना हो गया 20 ml का, फिर से आपने इसमें प्योर वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, जब इसमें आपने प्योर वाटर ऐड किया 10 ml का, तो क्या हुआ, फिर से एक सैंपल बन गया जो ओवरऑल कितने ml का हो गया, अब ये 30 ml का हो गया। क्लियर है, तो ये जो डिसॉल्व सैंपल टोटल बना इसमें क्या हुआ, ऑर्डर और रिड्यूस हो गई। फिर आपने इसमें प्योर वाटर ऐड किया, तो प्योर वाटर ऐड किया 10 ml का, तो अब ये टोटल जो वाटर बन गया, ठीक है, जो सैंपल बन गया ये अब कितने ml का हो गया, 40 ml का, जिसमें ऑर्डर जो है वो बिल्कुल जीरो रही। यानी कि आप तब तक इसमें वाटर सैंपल ऐड करते रहे जब तक ओवरऑल आपको प्योर फॉर्म ना मिल गई, यानी इतना कंटेंट हो गया, मिक्स कर दिया आपने वाटर की, फाइनली टेस्ट और ऑर्डर जो है वो रिमूव हो गई। क्लियर है, तो ये आपका कहलाता है डाइल्यूशन रेशियो, कि आपने इसमें वाटर को डाइल्यूट करते रहे तब तक जब तक आपको टेस्ट ऑर्डर ना मिल गई। तो डाइल्यूशन रेशियो होता क्या है, ये होता है आपका फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम। तो आपको पता है कि फाइनल वॉल्यूम क्या मिल गया 40 ml, और इनिशियल वॉल्यूम क्या था सैंपल का 10 ml। क्लियर है, तो आपको डाइल्यूशन रेशियो कितना मिल गया 4। मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा आपका डाइल्यूशन रेशियो होगा तो आपको पता है उतना ही ज़्यादा उसमें टेस्ट ऑर्डर होगी, क्योंकि सस्पेंडेड सॉलिड्स जो है उसमें टोटल सॉलिड्स उसमें उतने ही ज़्यादा होंगे। क्लियर है, तो ओवरऑल आपने देखा कि डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, यानी आपने इसमें ट्रू कलर के लिए बेस्ड किया, तो ये डिसॉल्व्ड सॉलिड्स था, फिर आपने इसमें देखा, फिर इसमें डिसॉल्व्ड सॉलिड्स जो है ओवरऑल जो 20 ml का सैंपल बन गया, फिर उसमें ऑर्डर कम होती गई। तो इस टाइप से आपने ये डाइल्यूशन रेशियो का यूज़ करके आपने थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, जो रिप्रेजेंट करता है डाइल्यूशन रेशियो को। क्लियर है, वो जिसमें एट विच टेस्ट एंड ऑर्डर इज नॉट डिटेक्टेड इन वाटर सैंपल। तो ये आपका एक टेक्निक है जो ऑस्मोस्कोप की हेल्प से जो है आप टेस्ट एंड ऑर्डर को मेजर करते हैं। अब देख लीजिए कुछ एक्सेप्टेबल और कॉज फॉर रिजेक्शन लिमिट्स हैं। एक्सेप्ट अगर 1 टन है, यानी कि ओवरऑल जो थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर है अगर वो 1 है तो आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और कॉज ऑफ रिजेक्शन क्या है 3 TON, अगर इसकी इतनी वैल्यू है इसमें वाटर में तो आप इसको रिजेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है इफेक्ट करता है दोनों ही केमिकल और बायोलॉजिकल रिएक्शंस को वाटर में। तो एन एवरेज इंक्रीज ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर, अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी को क्या करता है, ऑलमोस्ट डबल कर देता है। तो वाटर सप्लाई के लिए जो टेम्परेचर है वो 10 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रहना चाहिए। तो ऑप्शन में आपके आ जाता है कि टेम्परेचर की लिमिट वाटर में कितनी होनी चाहिए, तो 10 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो वाटर टेम्परेचर की लिमिट होनी चाहिए। क्लियर है, अब देख लीजिए कि आपने फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स क्या क्या पढ़े। पहला तो यहाँ नेम डिफाइन कर रही हूँ, इधर जो है आपका ये परमिसिबल लिमिट है जो कि एक्सेप्टेबल लिमिट है कि कितनी होनी चाहिए, और ओवरऑल कॉज फॉर रिजेक्शन यानी टोटल परमिसिबल लिमिट क्या है और कौन सा अपरेटस जो है इसको मेजर करने के लिए आप यूज कर रहे हैं। तो आपको ये वैल्यूज जो ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है याद होनी चाहिए। पहला जो फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर था वो था आपका सस्पेंडेड सॉलिड्स। तो सस्पेंडेड सॉलिड्स के लिए क्या लिमिट थी 500 से 2000 mg पर लीटर, यानी इतने इससे ज़्यादा होगी तो आप रिजेक्ट कर देंगे और इतनी अगर है तो एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर है, तो इसको जो है आप मेज़र किससे करते हैं, ग्रेवियोमेट्रिक मेथड जो है उसके थ्रू जो है आप सस्पेंडेड सॉलिड को मेज़र करते हैं। नेक्स्ट आता है कलर। तो कलर जो है आपका कितनी यूनिट होनी चाहिए 5 to 25 ट्रू कलर यूनिट TCU। इसको जो मेज़र करते हैं कलर को वो आप करते हैं टिंटोमीटर से। क्लियर है, जिसमें आप क्या यूज़ कर रहे हैं, यूजिंग नेस्लर्स ट्यूब। जो नेस्लर्स ट्यूब है उसका यूज़ करके आप यूज़ कर रहे हैं, कलर को मेज़र कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आपने पढ़ा है वो है आपकी टर्बिडिटी। तो आपको पता है कि टर्बिडिटी की लिमिट्स क्या होती हैं 1 से 10 TCU टर्बिडिटी, इसमें NTU सॉरी नेफ्लॉन टर्बिडिटी यूनिट 1 से 10 NTU तक होती है। और इसको जो आप मेज़र करते हैं वो आप करते हैं टर्बिड रॉड मीटर मेथड, जैक्सन टर्बिड मीटर मेथड। क्लियर है, जैक्सन टर्बिड मीटर मेथड यूज़ कर रहे हैं या बेलिस टर्बिड मीटर मेथड या नेफ्लोमीटर का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है टेस्ट एंड ऑर्डर। तो आपको पता है इसकी जो लिमिट है परमिसिबल वो क्या है 1 से 3 टन, यानी एक्सेप्टेबल लिमिट 1 टन है और रिजेक्शन कॉज फॉर रिजेक्शन क्या है 3 टन।
तो इसको जो आप मेज़र करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं, ऑस्मोस्कोप की हेल्प से आप मेज़र करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर है उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए, 10 टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए। और ये आपके फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स कुछ हैं जिनको आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फ्रेंड्स।